दोस्तों 6.6 करोड़ साल पहले की बात है। कल्पना कीजिए एक सामान्य सुबह जैसा आज होता है, लेकिन उस समय इंसान नहीं थे, केवल थे डायनासोर्स। उत्तरी अमेरिका के विशाल जंगलों में एक ट्राइसेरोटॉप्स अपने झुंड के साथ मुलायम फर्न की पत्तियां चबा रहा था। इसका साइज एक बड़े हाथी के बराबर था। कहीं दूर जंगलों में टीरेक्स दहाड़ रहा था। ये 6 मीटर लंबा था, यानी कि 2 मंजिला घर जितना बड़ा। इसका वजन 9 टन के बराबर था। वहीं इसके दांत 20 सेंटीमीटर बड़े थे। समुद्रों में वेल्स जितने बड़े मोसासोर्स तैर रहे थे। वहीं आसमान में एक एरोप्लेन जितना बड़ा टेरानोडोन उड़ रहा था। लेकिन उसी समय एक 12 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड स्पेस से धरती की ओर आ रहा था। ये दिल्ली के साइज जितना बड़ा था। इन पावरफुल क्रिएचर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन है। जब ये स्पेस रॉक धरती से टकराया तो सिर्फ ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया ही बदल गई। 16 करोड़ साल से राज कर रहे डायनासोर्स एक ही दिन में हिस्ट्री बन गए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे क्या केवल एक घटना जिम्मेदार थी या फिर बहुत सारे। दोस्तों डायनासोर्स की कहानी समझने के लिए हमें 25 करोड़ साल पीछे मेसोजोइक युग में जाना होगा। सोचिए उस समय की धरती कैसी है, बिल्कुल अलग। डायनासोर्स का युग 3 पीरियड्स में बटा था। ट्रायसिक पीरियड 25.2 करोड़ साल से लेकर 20.1 करोड़ साल तक। उस समय सभी कॉन्टिनेंट्स मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते थे, मानो कोई पजल पीस हो। इस कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया, जहां पहले छोटे डायनासोर्स दिखाई दिए, हेरासोरस और रियोरॉप्टर्स। उस समय क्लाइमेट आज से लगभग 6 से लेकर 8 डिग्री ज्यादा गर्म था। कोई आइस कैप्स नहीं थे और CO2 लेवल भी आज से लगभग 6 गुना ज्यादा था। ये ग्रीन हाउस क्लाइमेट था जहां जीवन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा था जुरासिक पीरियड, जो लगभग 20.1 करोड़ साल से लेकर 14.5 करोड़ साल तक चला। ये डायनासोर्स के एवोल्यूशन का गोल्डन पीरियड था। इसी पीरियड के दौरान पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया, लोरेसिया और गोंडवाना। इससे नई जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी आई, जिससे सोरोपोड्स का जन्म हुआ। ब्राकियासोरस और डेप्लोडिकस ये इतने बड़े थे कि आज के हाथी भी इनके सामने बहुत छोटे नजर आते। तीसरा था क्रेटेशियस पीरियड, जो 14.5 करोड़ साल से लेकर 6.6 करोड़ साल तक चला। ये डायनासोर्स का गोल्डन एज था। टीरेक्स, ट्राइसेरेटॉप्स और बलेसोरैप्टर्स सभी फेमस डायनासोर्स इसी पीरियड में हुए थे। ये पीरियड फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूल वाले पौधों के डेवलपमेंट का भी था, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से पहले भी धरती 4 बड़े मास एक्सटिंक्शन देख चुकी थी। कल्पना कीजिए यदि उस समय धरती पर 100 जीव होते तो हर मास एक्सटिंक्शन के बाद 70 से लेकर 95% खत्म हो जाते। पहला मास एक्सटिंक्शन 44.5 करोड़ साल पहले हुआ था। ये आइस एज की वजह से हुआ था, जिससे समुद्र पूरी तरह से जम गए और 85% स्पीसीज खत्म हो गई। दूसरा मास एक्सटिंक्शन 37.5 करोड़ साल से लेकर 36 करोड़ साल तक चला। इसमें समुद्र में पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे 70 से 75% प्रजातियों का खात्मा हुआ। तीसरा मास एक्सटिंक्शन 25.2 करोड़ साल पहले हुआ, जिसे ग्रेट डाइंग भी कहते हैं, क्योंकि इस मास एक्सटिंक्शन में 95% मरीन स्पीसीज और 70% लैंड स्पीसीज खत्म हो गई। वहीं चौथा मास एक्सटिंक्शन था 21.1 करोड़ साल पहले, जिसके बारे में हमने पहले बात की। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वहीं पांचवा सबसे फेमस मास एक्सटिंक्शन, जो लगभग 6.6 करोड़ साल पहले हुआ, और इसी मास एक्सटिंक्शन ने डायनासोर्स को धरती से खत्म कर दिया। पहले घंटे में समुद्र का पानी क्रेटर में वापस भरने लगा। लगभग 1 माइल ऊंची सुनामी उठी, जो कई सौ किलोमीटर दूर तक गई। इस टक्कर से एक के बाद एक 9 से लेकर 11 मैग्नीट्यूड के भूकंप आए, जो अब तक के सबसे पावरफुल भूकंप हैं।
पहले दिन में सबसे ज्यादा डेंजरस था एटमॉस्फेरिक इजेक्शन। टक्कर से लगभग 67 बिलियन टन सल्फर एटमॉस्फेयर में ऊपर तक गई और बाद में यही सल्फर एसिड रेन बनकर बरसने लगी। लगभग 425 बिलियन टन CO2 ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट किया, लेकिन सबसे खतरनाक था कई बिलियन टन धूल का एटमॉस्फेयर में फैलना। ये धूल इतनी फाइन थी कि इसने कई महीनों तक सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे आने लगा, जिसने इम्पैक्ट विंटर का निर्माण किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस टक्कर से सभी डायनासोर्स खत्म हो गए होंगे? नहीं, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक कोलैप्स था जिसने डोमिनोज की तरह पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को गिराया। पहला, पौधे धीरे धीरे मरने लगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिलिकेट डस्ट पार्टिकल्स ने सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे। ये कंडीशन टेम्पररी नहीं थी, इससे प्राइमरी प्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, जो महीनों तक चला। दूसरा, समुद्र में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ। माइक्रोप्लैंक्टन और एल्गी समुद्र में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे। ये मरीन इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर थे। ऐसे में इनके खत्म होने से पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। छोटी मछलियों से लेकर बड़े रेप्टाइल्स जैसे मोसासोर्स सभी का खाना खत्म हो गया। यही सेम पैटर्न धरती पर भी दोहराया गया। बड़े हर्बीवोर्स डायनासोर्स जैसे ट्राइसेरेटॉप्स को एक दिन में लगभग 200 से लेकर 400 किलो हर्ब्स की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में पेड़ पौधे खत्म होने के कारण वो मारे गए और एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई। ऐसे में कार्निवोर्स डायनासोर्स जैसे टीरेक्स, जो हर्बीवोर्स डायनासोर्स को अपना खाना बनाते थे, हर्बीवोर्स डायनासोर्स के खत्म होने के कारण उनका भी अंत हो गया। केवल वो स्पीसीज बची जो डेट्रॉइड फीडिंग कर सकती थी, यानी कि मरे हुए प्लांट्स को खा सकती थी। ऐसे में कुछ छोटे मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और मरीन स्कैवेंजर्स बचे, क्योंकि वो मरे हुए प्लांट्स को खा सकते थे। दूसरा, वो छोटे थे, इससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। तीसरा, वो मांद बनाकर छुप सकते थे। चौथा, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो था। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले धरती का मैप बिल्कुल अलग था। उत्तरी अमेरिका 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी लारामेडिया और पूर्वी अपलेचिया। क्लाइमेट आज से लगभग 6 से लेकर 8 डिग्री ज्यादा गर्म था। कोई पोलर आइस कैप्स नहीं थे और CO2 लेवल भी बहुत ज्यादा था। ये था परफेक्ट ग्रीन हाउस कंडीशन। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आखिर इतने एक्सट्रीम कंडीशन में डायनासोर्स कैसे रहते थे? 2022 में डायनासोर्स के 1600 फॉसिल्स पर किए गए स्टडी से ये पता चला कि डायनासोर्स अपने एक्सटिंक्शन से पहले पीक पर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट कहते हैं कि एस्टेरॉइड के टक्कर से पहले डायनासोर्स बहुत अच्छी कंडीशन में थे। उनकी डाइवर्सिटी काफी अच्छी थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय के बड़े हर्बीवोर्स डायनासोर्स आज के मैमल्स की तरह बड़े कॉन्टिनेंट में नहीं रहते थे, बल्कि उनका एरिया काफी छोटा था। ऐसे में वो एनवायरनमेंट चेंजेस के लिए अडेप्ट नहीं कर सकते थे और यही उनके अंत का कारण बना। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब एस्टेरॉइड आकर टकराया। इमेजिन कीजिए आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और ये सब देख रहे हैं। पहले सेकंड में एक 12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आकर समुद्र से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के तुरंत बाद 30 किलोमीटर गहरा और 100 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बन गया। ये एरिया इतना बड़ा था कि यदि ये दिल्ली से टकराता तो आगरा तक क्रेटर बन जाता। इस टक्कर से लगभग 10 बिलियन हिरोशिमा बम्स के बराबर एनर्जी रिलीज हुई। टक्कर के तुरंत बाद समुद्र का पानी और पिघली हुई चट्टानें लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, यानी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा। ये हॉट मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया और फिर आग की बारिश की तरह बरसने लगा। लगभग 1000 माइल दूर के डायनासोर्स भी इस हीट वेव से जलकर राख बन गए। लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हम सबको ये चीज कैसे पता चली। आज तक वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में 11,000 से भी अधिक डायनासोर्स फॉसिल्स को खोजा है। अब तक 1900 से अधिक स्पीसीज की खोज की जा चुकी है और हर साल नए 45 स्पीसीज की खोज की जाती है। 2024-25 में कई नई डिस्कवरीज हुई। लोकीसेराटॉप्स रेंगिफॉर्मस, ब्लेड लाइक हॉर्न वाला
कोना हट सके मांद बनाने वाला डायनासोर। सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं केपीजी बाउंड्री लेयर से, जो पूरी दुनिया में मिली है। केपीजी में के का मतलब क्रेटेशियस और पीजी का मतलब पैलियोजीन है। केपीजी लेयर में हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इरिडियम मिला है। इरिडियम एक ऐसा तत्व है जो एस्टेरॉइड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वही अर्थ पर यह बहुत ज़्यादा रेयर है। केपीजी बाउंड्री लेयर में सॉफ्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स मिले हैं। ये केवल तभी बनते हैं जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है। ये एस्टेरॉइड के टक्कर या फिर न्यूक्लियर इम्पैक्ट की ओर इशारा करता है। वहीं पूरी दुनिया में केपीजी बाउंड्री लेयर के अंदर माइक्रोस्फेरिकल्स ग्लास मिले हैं जो एक्सट्रीम हीट से बनते हैं। ये इस ओर संकेत करते हैं कि शायद उस समय पूरी दुनिया में एक कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट हुआ होगा। 2016 में मेक्सिको के पास मौजूद चिक्सुलप क्रेटर से 835 मीटर लंबे ड्रिल कोर को निकाला गया, जिसको स्टडी करके साइंटिस्ट ने उस समय के मिनट बाय मिनट को एक्सप्लेन किया है। साइंटिस्ट ने बताया कि एस्टेरॉइड के टक्कर के केवल कुछ ही घंटों में 131 मीटर मलबा यहाँ इकट्ठा हुआ था। दोस्तों, आज हम 6th मास एक्सटेंशन के बीच में खड़े हैं, लेकिन इस बार कारण कॉस्मिक नहीं है बल्कि मैन मेड है। आज का एक्सटेंशन बैकग्राउंड एक्सटेंशन से लगभग 100 से लेकर 1000 गुना तेज है, जिसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन है। 25% मैमल्स विलुप्ति के कगार पर है, 13% बर्ड्स डेंजर में है, वहीं 40% लैंड खेती के लिए यूज की जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने इसे नहीं रोका तो हम इस सदी में उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाएंगे जहां 75% स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। डायनासोर्स के एक्सटेंशन ने हमें एक लेसन दिया है कि हमें कॉस्मिक थ्रेट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। आज नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस लगातार 35,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहा है। ऐसे में क्या हो यदि कोई एस्टेरॉइड हमारी ओर आए? क्या हम डायनासोर्स की तरह हेल्पलेस हैं, या हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे हम इससे बच सकें? इसका जवाब है हाँ। 24 नवंबर 2021 को जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा $330 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम डार्ट मिशन था, यानी कि डबल एस्टेरॉइड डी डायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन ने 10 महीने ट्रैवल करके 26 सितंबर 2022 को डिमोरफोस से टक्कर की, जो 160 मीटर बड़ा मूनलाइट है। ये 780 मीटर बड़े डिडिमोस एस्टेरॉइड को ऑर्बिट करता है। ये बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन टेस्टिंग के लिए आइडियल था। डार्ट ने 22,530 किलोमीटर की रफ्तार से डिमोरफोस से टक्कर की। साइंटिस्ट को अंदाजा था कि इस टक्कर से डिमोरफोस का ऑर्बिट पीरियड केवल 73 सेकंड कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट काफी शॉकिंग थे। इस टक्कर से डिमोरफोस का ऑर्बिट पीरियड 32 मिनट 15 सेकंड कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टक्कर से बहुत सारा धूलकण डिमोरफोस से इजेक्ट हो गया, जिसने इसे और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। 2028 में नियो सर्वेयर टेलीस्कोप लॉन्च होगा, जो 140 मीटर से भी बड़े एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट करेगा। वहीं 2026 में ईएसए द्वारा हेरा मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो डिडिमोस और डिमोरफोस को ऑब्जर्व करेगा। बहुत सारे एस्टेरॉइड अभी भी ऐसे हैं जिनकी धरती से टकराने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि एस्टेरॉइड बेनू और एपोफिस। लेकिन हमारी धरती को एस्टेरॉइड के टक्कर से बचाने के लिए बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम कर रही है, जैसे कि ईसा, जाक्सा और रोस्कोस्मोस। दोस्तों, डायनासोर्स हमारी तरह एडवांस नहीं थे जो अपनी तरफ आने वाले कॉस्मिक खतरों को रोक सकते थे, लेकिन हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम कॉस्मिक खतरों को अपने से दूर रख सकें, और इसे डार्ट मिशन ने साबित भी कर दिया है। ऐसे में अब आप मुझे बताएं कि आखिर आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, यदि आप टाइम ट्रेवल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। और यदि आप गीजा के पिरामिड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें कैसे बनाया गया, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।